साथियों नमस्कार, मैं चेतन आनंद आज की कविता की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गज़ल में या गीत में या कविता में, काव्य में क्या क्या लिखना नहीं चाहिए, हम उस पर चर्चा आजकल कर रहे हैं। तो आज एक नए दोष पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष ये क्या होता है? श्रुति माने सुनना, कटुत्व माने कठिन। तो ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर कविता या गज़ल में आ जाते हैं जो सुनने में कानों को चुभते हैं। तो ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल ना करें जो चुभते हों कानों को, वो अजीब से लगते हों। ख़ास तौर पे जो टा ठा ढा ड़ा इस तरह के शब्द, अक्षर जो हैं और इन अक्षरों से बने हुए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो बड़े चुभते हैं। हिंदी साहित्य में इन शब्दों का इस्तेमाल करने से वीर रस की कविताएं तो अच्छी बनती हैं, लेकिन जो सॉफ्ट गीत होते हैं, जो मधुर गीत होते हैं, जो मधुर कविताएं होती हैं, जो गज़लें होती हैं, उनमें इन शब्दों का प्रयोग कानों को चुभता है। तो वहाँ ये दोष पैदा करते हैं। तो उर्दू अदब में इनका प्रयोग या अनुप्रास के हिसाब से इनका बार बार प्रयोग अक्षरों का करना या इन अक्षरों से बने शब्दों का प्रयोग करना ये दोष कहलाता है। हालांकि हिंदी साहित्य में और वीर रस की कविताओं में ये गुण कहलाता है, शब्द चातुर्य कहलाता है, शब्द चमत्कार कहलाता है। लेकिन फिर भी ये दोष तो है, इस दोष से बचना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के जो शब्द हैं वो सख्त होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। तो हमें सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल अपनी रचनाओं में करना है। वो अलग बात है कि कविता की मांग जो होती है अगर इस तरह के अक्षरों की होती है, इस तरह के अक्षरों से बने हुए शब्दों की होती है, तो वहाँ तो करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर मांग में नहीं आते पूरी तरह से। ठीक है, उदाहरण देता हूँ। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का एक उदाहरण है जो उन्होंने दिया है। उन्होंने लिखा है कि अग्निशलाका को कुंवर निर्धूम कर, अग्निशलाका को कुंवर निर्धूम कर, आ गए हम विश्व भर में घूम कर। ना तो अग्निशलाका समझ आ रही है, ना निर्धूम समझ आ रहा है। तो ये कानों को चुभते हैं। अग्निशलाका, निर्धूम या क्या शब्द हैं, अगर सरल शब्द होते तो आसानी से समझ आ जाते। ये कानों को चुभ रहे हैं, तो ये शब्द चुभ रहे हैं, इसलिए बात पूरी की पूरी अच्छी तरह से कर्णप्रिय नहीं लग रही, मधुर नहीं लग रही। तो इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने एक उदाहरण तैयार किया आपको समझाने के लिए। क्या? टप टप टपके टपक टपक कर पानी, टप टप टपके टपक टपक कर पानी, लट लट लटके लटक लटक कर पानी। अब कहें टा टा टा, बार बार टा टा आ रहा है, लेकिन वीर रस की कविताओं में तो बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसमें ध्वन्यात्मकता है, ध्वनि पैदा हो रही है। लेकिन गज़ल में इस्तेमाल करो कि टप टप टपके टपक टपक कर पानी और लट लट लटके लटक लटक कर पानी, तो कैसा लगेगा? चुभेगा, अच्छा नहीं लगेगा। टा की आवृत्ति बार बार तो हो रही है इस अक्षर की, लेकिन इस अक्षर के चुभने से कानों में हम इसको बार बार सुनना नहीं चाहेंगे। तो जब बार बार जिसको सुनना नहीं चाहेंगे, जो कानों को चुभेगा, तो वो होता है श्रुति कटुत्व दोष। ठीक है, ऐसे शब्द जो कानों को चुभते हैं उन शब्दों का हम प्रयोग ना करें। तो कानों को चुभने वाले शब्दों के प्रयोग का ये दोष है, इससे हमें बचना है, अभ्यास करना है बचने के लिए। हमें देखना है कि हम किस तरह की रचना को लिख रहे हैं या किस तरह की रचना हमारे पास आ रही है। तो शब्द भी वैसे ही आते हैं, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, लेकिन लिखने के बाद तो हम उसको देख सकते हैं, उसको जांच सकते हैं, उसको परख सकते हैं, और इन शब्दों का अगर इस्तेमाल हुआ है तो उसकी जगह कौन सा विकल्प है और शब्द का, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। और जो कविता लिखने के बाद, गज़ल कहने के बाद, उसको एक बार परखते हुए, जांचते हुए हम उसको देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ऐसा सोच कर लिखें तो वो भाव मर जाएंगे, वो बात नहीं आने की। तो इसलिए बहुत सायास ना लिखें, जबरन ना लिखें, अनायास लिखें। अनायास जो चीज़ आएगी, शब्द भी उस तरह से उतरते चले जाते हैं। लेकिन बाद में अगर आप इसको परखोगे, चेक करोगे, उसको परिपक्वता की तरफ लेके जाओगे अपनी रचना को, तो वहाँ आप देखिए कि भाषा शिल्प और कैसे चुस्त हो सकता है। कौन सा शब्द बदल देने से उसमें जो है और भी कविता में गुणवत्ता आ जाएगी। बस इस तरफ ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बारीक बारीक बातें, छोटी छोटी बातें, लेकिन बारीक बातें, महत्वपूर्ण और आवश्यक बातें हैं जो हमारे भाषा शिल्प को और मजबूत करती है।
कविता के शिल्प पक्ष को मजबूत करती है। दो पक्ष होते हैं ना, भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। तो शिल्प मजबूत करना है, कला पक्ष को मजबूत करना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, ऐसे ऐसे दोष से बचते हुए हम अपनी कविता के कला पक्ष को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो भाव भी बने रहें लेकिन कला पक्ष भी मजबूत हो। तो जिस कविता का भाव पक्ष और जिस कविता का कला पक्ष दोनों मजबूत होते हैं, वो कविता सर्वग्राही होती है, कालजयी होती है, लंबी यात्रा करने वाली होती है, युगों तक आपके नाम को आगे ले जाने वाली होती है। तो ऐसी रचनाओं को लिखते समय कहने के बाद हम इनको इस तरह से भी दोषों से परखें और इन दोषों को दूर करें। केवल इसके लिए मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मेरी बात को ध्यान रखें। और आगे तक दो नए रचनाकारों को अगर ये वीडियो पसंद आने पर आप भेजेंगे तो शायद उनका भी जानकारी या उनका ज्ञान वर्धन होगा। ठीक है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।